प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में इसको बोलते हैं, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। ठीक है, 10 मिनट के अंदर पूरी बात को एक बार समझाते हुए तब आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा। हमने कहा कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास सीपी है और एक हमारे पास एसपी है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो मूल्य होता है जिस पर वह पैसा जो हम किसी चीज़ को खरीदते समय लगाएंगे, यानी जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उस पैसे को लगाएंगे, उस पैसे को लगाने से हमें कोई वस्तु मिलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस में ध्यान रखना, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में आप कोई चीज़ खरीद रहे होंगे और फिर बेच रहे होंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे, इसी ड्यूरेशन का गैप आपको या तो प्रॉफिट देगा या तो लॉस देगा। तो एक सीधी सीधी बात है कि हम कोई चीज़ खरीद के हमेशा प्रॉफिट ही कमाएं, लॉस में हमें पता है कि चीज़ अगर हमने इतने में खरीदी तो कम में क्यों बेचना। लेकिन अलग अलग वस्तुओं के केस में जो है बातें उल्टी पड़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे आप लोग मान लीजिए शेयर खरीद लिए, अब शेयर का रेट मान लीजिए बढ़ गया तो आपने बेच के फ़ायदा कमा लिया, लेकिन अगर शेयर का रेट तेज़ी से नीचे गिरने लगा तो आपको डर है कि कहीं ज़्यादा लॉस ना हो जाए, तो ज़्यादा लॉस से अच्छा है कि थोड़ा ही लॉस हम बियर कर लें। ऐसे मामले में जहाँ पर लगता है कि लॉस ज़्यादा हो सकता है वहाँ पर आदमी क्या करता है, चलो थोड़ा ही लॉस बियर कर लेते हैं, और उसको फिर क्या करता है वो आदमी बेच देता है। जैसे आप ऐसा करिए, सब्जी वाले को लीजिए, कोई सब्जी वाला अगर पालक बेच रहा है तो पालक सभी लोग नहीं बेच सकते हैं। पालक बेचने को पता है कि गली में कौन कौन लोग पालक खरीदते हैं और किस दिन पालक खरीदते हैं, उसी हिसाब से वो पालक उठाता है। या उसको पता है कि एक दिन इस गली में पालक भेजना है, एक दिन उसमें अल्टरनेट पे जाएगा और बेच के आएगा, तो शाम तक उसका पैसा वसूल हो जाएगा। और मान लीजिए अगर आपने पालक खरीद लिया और सोचा कि चलो सब्जी में तो बहुत मुनाफा है, हम पालक की सब्जी खरीदते हैं, आप खरीद के लाएंगे, पालक रहेगा ताज़ा, शाम तक मान लीजिए कि आपका आधा पालक बिक गया और आपको प्रॉफिट दे के गया। लेकिन शाम के बाद पालक का चेहरा ऐसा हो गया कि अब तो शाम भी हो रही है और पालक की भी शाम हो रही है, और शाम के बाद सुबह हुई और दोपहर हुई, अगला दिन दोपहर हुआ, पालक ऐसा लग रहा है कि अगर अब पालक नहीं बेचा तो कोई लेने वाला नहीं है। अब मान लीजिए पालक मिल रहा है 40 रुपए किलो, ठीक, आपने खरीदा है मान लीजिए 30 रुपए किलो, और आप 1 किलो पर 10 रुपए फायदा कमा रहे हैं, और ऐसा करके आपने बेचा भी 40 रुपए किलो पालक। लेकिन क्या अब 40 रुपए किलो में आप पालक बेच पाएंगे? क्योंकि बगल वाला भी 40 में बेच रहा है, उसका पालक एकदम हरा है, ताजा है, आज ही कट के है। ऐसे मामले में आप क्या करेंगे? आपको पता है कि अब एक ही हमारे पास तरीका है, हम पालक के रेट को कम कर देंगे, और जैसे वो पालक के रेट को कम करेगा तो दूसरा पालक वाला क्या करेगा? क्या वो भी कम करेगा? नहीं, क्योंकि उसे पता है 30 का खरीदा है। अब आपने क्या किया कि मैं 25 में बेचूंगा या मैं 30 में बेचूंगा। अगर 30 में बेच रहे हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन अगर 30 में भी नहीं बिका शाम तक तो आपने क्या किया, उसको 25 या 20 रुपए कर दिया। अब कोई गरीब व्यक्ति सोच रहा है ये 40 दे रहा है, ये 25, एक दिन पुराना ही तो है, कौन सा इसमें तो खत्म हो गएंगे, चल के पानी में भिगो देंगे, सुबह तक हरा हो जाएगा, काट के बना लेंगे। आई बात समझो? जिनके पास पैसे कम होते हैं या अपने जो लाइफ के लिए सर्वाइवल करते हैं, वो बस ये देखते हैं कि उसमें कोई खराब ना हो, कोई बीमारी ना हो, कुछ ना हो, पालक ही तो सही है, एक दिन पुराना ही तो है, क्या दिक्कत है, आज ही बना लूंगा इसको, आज की सब्जी आज ही बनेगी। तो अगर 20 में मिलेगा तो 20 में खरीद के उसको ले जाएगा। अब देखो 30 की चीज अगर आप 20 में बेच रहे हैं तो आपको लॉस हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, आपको लॉस में बेचना जरूरी था या आप डटे रहेंगे कि नहीं अब तो इसको 40 में बेच के जाएंगे? बेचिए, अगले दिन फिर कोई नहीं लेगा, गाय खा जाएगी और क्या होगा। आई बात समझे? फिर 0 रुपए प्रति किलोग्राम में जाएगा। इसीलिए कई सारी चीज़ों पर हमें लॉस उठाना होता है और कई सारी चीज़ों पर हमें प्रॉफिट मिलता है। तो इसीलिए टॉपिक बना प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन जब हम आपको कल की क्लास में एमआरपी पर लेके गए थे और जब मैक्सिमम रिटेल प्राइस बनाया गया, जैसे ये पानी की बोतल है डेल्टा, अब इसमें लिखा है यहाँ पर किसका एमआरपी 20 रुपए है। अब पानी कौन सा खराब होने वाला है? रखा रहता है, आपको थोड़ी पता रहता है कि कब तक कब का बना है और कब का रखा गया, जबकि नियम तो ये है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये कब तक यूज करना है वो लिखा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ, आप पढ़ के बता सकते हैं कि इसका कब का पैकिंग डेट है? आप इस पूरे पेपर को पढ़ के हमें बता सकते हैं कि इसकी, वही तो मैं कह रहा हूँ कहीं देखिए यहाँ पे निशान लगा होगा, कहीं मोहर मारा होगा, कुछ तो किया होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसे पढ़िए। साल मिट गया। अब देख जाइए यही सब मजेदार बात है, यहाँ पे लगा है मोहर और यहाँ पे लिखा है मैं खुद पढ़ लेता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये मिट रहा है, एकदम सही कर रहे हैं, साल ही मिटा हुआ है। कर लीजिए आप इसको, क्या करना है, अब पता ही नहीं चलेगा कि 24 में पीना है कि 25 में पीना है कि 18 का पानी पी रहे हैं। वैसा ही मोहर बना के मार देते हैं, सब जानबूझ के मार देते हैं, और कह देंगे कि प्रिंट, अगर कोई बात होगी तो कहेंगे प्रिंटिंग में, और कौन इस पे कंप्लेन करता है, प्यास लगी पानी पियो और बात खत्म करो। आई बात समझ में? इतना ही तो होता है, इसमें क्या इंस्पायर कर लेगा? ठीक है, बस कीड़े उड़े नहीं पड़ने चाहिए, नॉर्मली इसमें कीड़े नहीं होने चाहिए, बस साफ सुथरा पानी दिखना चाहिए और आप इसको पी जाते हैं, बात खत्म हो गई।
दूसरी चीज, जहां पर पानी की सप्लाई अच्छी है, लगातार पानी बिक रहा है या कोई भी प्रोडक्ट लगातार बिक रहा है, तो वहां पर निश्चित रूप से एक व्यवस्था बन जाती है कि आपको ताजा पानी मिलने की संभावना रहती है। तो डिमांड ही इतना है तो पानी जो है चेंज होता रहता है, तो इसलिए पूरा संभावना रहता है कि आपको ठीक ही पानी मिल रहा है। लेकिन फिर भी तरीका ये होता है कि हम इस चीज़ को देखते हैं। अब नियम तो ये है कि जब इन्होंने ये पन्नी बनाई होगी तो इनको क्या करना था, पन्नी के साथ साथ बनाना चाहिए। लेकिन अब कंपनी क्या करेगी, देखो जब कंपनी ने इस चीज़ को बनाया होगा, एकदम ध्यान समझो, मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये मैं इसको हटा देता हूँ। इस पानी के पैकिंग में सबसे पहले क्या बनी होगी, सबसे पहले ये बॉटल बना होगा, बॉटल अलग बनाया होगा, इसका कैप सिस्टम अलग बना होगा। अभी तक ये किसी भी कंपनी का पानी नहीं है। ये चीज बड़ी संख्या में कहीं पर छपी होगी, इसकी कॉस्टिंग 10 पैसे 5 पैसे जो भी आ जाएंगे, बड़ी संख्या में छपी होगी। अब इस पे वो चीजें छपी होंगी जो वेरिएट नहीं करेंगे, नॉन वेरिएबल होंगी, फिक्स होंगी। तो अब डेट तो वेरिएट कर सकता है, तो डेट को इस पे क्यों डालेंगे, लेकिन कॉस्ट इनको डालना चाहिए। देखिए इस पे कितने रुपए की है, आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि कितने रुपए की है कॉस्टिंग, देखिए एमआरपी देखिए, यही तो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब नियम तो ये है कि आप इस पे एक रेट फिक्स कर दें। लेकिन अब रेट को क्यों नहीं फिक्स किया, क्योंकि रेट जो है वो वेरिएशन का मामला है। मान लीजिए कि मैंने एक कंपनी बना दी और मैंने बोला कि मैं पानी जो है सबसे सस्ता दूंगा और मैं 10 रुपए में आपको 1 लीटर पानी दूंगा, और पानी वो होगा जो सबसे अच्छी कंपनी भारत की, उससे अच्छी पानी मेरी है, मैं हिमालय से पानी उठाऊंगा, मिनरल वाटर दूंगा। ठीक है, आप देखते हैं लिखा होता है मिनरल वाटर, तो सारे पानी मिनरल वाटर नहीं होते हैं। जिसपे लिखा होगा कि देखिए मिनरल वाटर है इतना सारा चेक करना है, कौन चेक करता है, कोई नहीं चेक करता। देखिए लिखा है मिनरल वाटर, कहीं समझ में आ रहा है बात। पानी पीते समय जो नहीं लिखा है, अब सुनिए, तो अब इसमें समझिए, पानी खरीदते समय कोई नहीं देखता है, लेकिन अगर आप चाहे तो खरीदते समय देखें, जिन पर मिनरल वाटर लिखा होगा उनको पहाड़ों से पानी को निकाला गया होगा, और जिन पे ऐसा नहीं लिखा गया तो वो नॉर्मली पानी को रिफाइन करके और उस पानी को पैक कर दिया गया। अंतर समझ में आया दोनों में। जो पहाड़ों से नदियों से जो पानी आता है उसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं, जैसे गंगा का जल, गंगा नदी का पानी कहाँ से निकलता है, कौन सा स्रोत, कहाँ से, गंगोत्री से निकलता है, गंगोत्री से निकलता है। गंगोत्री से आते हुए रास्ते में जंगलों से पहाड़ों से आता है, तो उनकी जड़ों में जो जड़ी बूटियां होती हैं उनके साथ वो पानी आगे बढ़ता चला जाता है। वो अलग बात है कि मैदानी भागों में आकर हम पोल्यूशन भी उसमें मिलाते चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा गंगा कहाँ दूषित होती है, हरिद्वार में दूषित होती है सबसे ज्यादा। बहुत बच्चा, क्योंकि सब लोग तो जाके वही नहाते होंगे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए रहता है हरिद्वार, ध्यान रखना प्रयागराज, प्रयागराज तो संगम है, वहां पे तो 2 नदियां मिलती हैं। प्रयागराज में कौन सी 2 नदी मिलती हैं बताइए, ये यमुना नदी जो जा रही है हमारी दिल्ली से, दिल्ली आगरा होते हुए, ये जाके प्रयागराज मिल जाएगी। उधर से आप देखेंगे भागीरथी यानी गंगा नदी आ रही होती है, दोनों प्रयागराज में मिलती हैं। प्रयागराज में भी प्रदूषित नहीं होती है। ठीक, और एक और नदी है जो विलुप्त हो चुकी है, जिसको हम सरस्वती नदी बोलते हैं, अब वो है नहीं, लेकिन उसका भी संगम, इसीलिए उस प्रयागराज का एक विशेष नाम दिया गया संगम, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संगम का बहुत महत्व भी है। तो वहां पे मिलती है, लेकिन वहां पे भी दूषित नहीं होती है। और देखिए आपके जीएस का क्वेश्चन है, एक नाम है उत्तर प्रदेश का कानपुर, आप लोगों ने सुना है नाम कानपुर का। कानपुर में गंगा नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है, यानी कानपुर के पहले का जो पानी और जो बाद का पानी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक, कहते हैं कि गंगा नदी का पानी अगर मान लीजिए आप लाते हैं हरिद्वार से कहीं बढ़िया जगह से और रख दीजिए, सालों साल पानी रख देंगे, सड़ेगा नहीं। और नॉर्मल कोई भी पानी आप रख दीजिए, आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। 2 बोतल लीजिए, एक में हरिद्वार का पानी लेके आइए या उससे पहले का पानी लेके आइए, रख दीजिए, और एक में नॉर्मल पानी रखिए और रख दीजिएगा। आप देखेंगे दोनों कुछ समय तक रखिए, 1 महीने रखिए, देखिए तो एक में बोतल में जो है कीड़े पड़ जाएंगे और एक बोतल में कीड़े नहीं पड़ेगा। तो आखिर में गंगा नदी के पानी में क्या ऐसी बात थी, तो मिनरल्स थे। हमारी बॉडी को मिनरल्स भी तो चाहिए, पानी केवल पानी नहीं है, उसके साथ बहुत सारे एलिमेंट घुल के हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं। आई बात समझ में, तो ये ध्यान रखना कि ये मिनरल वाटर है कि नहीं है। समझ में आई बात, पानी खरीदने में भी कितनी सावधानी रखनी है। खैर हम लोग कहाँ सोचते हैं, इतनी बड़ी जिंदगी में इतना कहाँ सोचे हम लोग। ठीक है, 2-4 दिन कम जी लेंगे और क्या भाई है, कौन इतना टेंशन। हाँ, मैं पढ़ाते समय जरूर देखता हूँ जब अरे आप एक बात बताइए, आपको रेल में आप यात्रा कर रहे हैं, आपको प्यास लगी है, अब वहां पर ये सब देखेंगे, पानी खरीद के पिएंगे, मर जाएंगे वैसे ही अगर सब देखने लगे, इतना सोचने लगे तो। वो तो मैं तो 20 की जगह पे अगर 25 या 30 मिलते तो मैं चुपचाप खरीद लेता हूँ। मैं एक बार भी चीपटांग नहीं करता हूँ, क्योंकि पता है कि 1 घंटे प्यास में तो हालत खराब हो जाएगी, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और डॉक्टर को जाके पैसा देना पड़ेगा। तो बहुत सारी जगहों पर ये रूल लागू नहीं होता है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड बात पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर इस पे एमआरपी 20 रुपया है
तो 20 रुपए से आप कम में इसको खरीद सकते हैं। आप 19 में, 18 में, 17 में, 15 में, 14 में खरीद सकते हैं। लेकिन ट्रेंड ही पानी का ऐसा ट्रेंड है कि 20 का तो 20 ही में बिकेगा, जबकि हमारे देश में अभी पानी की कोई कमी नहीं है। इंडिया में पानी की कमी नहीं है। जो कंट्री जैसे ईरान वगैरह है, इराक, जहाँ पे तेल वाला देश है, वहाँ पर पानी की समस्या है, पीने वाले पानी की समस्या। हमारे देश में कोई पानी की समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश में धड़ल्ले से पानी 20 में बिकता है। और ये तो छोड़िए, एयरपोर्ट पे चले जाइए कभी, वहाँ पे बाहर कहीं आप 1-2 जगह से लीजिए पानी 50 रुपये में पानी, 65 में पानी। वो कौन सा कंपनी था, मैं कंपनी का नाम लेना भी ठीक नहीं है, तो मैंने लिया, बोला 50 रुपये का पानी है। तो हमने देखा कि इस 50 रुपये के पानी में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर में सिंपल वाटर था लिख रहा है, पूरी चीज़ें पढ़ लिया मैंने। हमने कहा ठीक है सर, आप रखिए 1 मिनट। बगल में एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ पे गया, कितने का है सर? 10 वाला भी है और 20 वाला, आपको कौन सा चाहिए? हमने कहा 20 वाला तू दे दे। आई बात समझ में आई बात? पानी में वो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वही पानी है, पैकिंग है, ब्रांड का पानी है। आई बात समझ? ब्रांडिंग हो गई, पानी हो गई। बाकी उनके फिल्ट्रेशन के अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं। 20 रुपए इस पे लिखने के बाद अब ये इसको 20 में बेचेंगे, चाहे आज नहीं बिकेगा कल बिकेगा। अब 50 लिख दिया तो 50 में बेचेगा, हम नहीं लेंगे, कोई और पैसे वाला ले लेगा। कोई ना कोई तो खरीद रहा है, तभी तो बिक रही चीजें, समझो इस चीज को। लेकिन पानी तो वही था, समझ में आई बात? तो ये कस्टमर के जागरूकता की पहचान है। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो अगर हम जागरूक नहीं है तो हमारे साथ गड़बड़ हो गया, तो फिर कौन वो हमें पैसा लौटाने वाला है? वो तो कहेगा कि आपने पानी खोल दिया, आप बंद करके लाइए, तब हम शायद कंसिडर करें। आई बात समझ में? और प्यास लगी तो आप तो इतना सोचेंगे नहीं, तुरंत ही पानी तो पहले पिएंगे। तो एमआरपी सिस्टम आया क्यों? एमआरपी बिजनेसमैन को लॉस नहीं होने देगा। अब पूछो क्यों नहीं लॉस होने देगा? जब आप किसी चीज का एमआरपी तय करते हैं, मतलब ये इसका मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज्यादा पैसा तो आप ले भी नहीं सकते, लेकिन यह खुद अपने आप में अधिकतम है। अब दुकानदार को आप वहां पर क्या दे रहे थे? आपको याद है दुकानदार को हम लोग क्या दे रहे थे? वहां पर दे रहे थे डिस्काउंट। क्या दे रहे थे? डिस्काउंट। जब हम दुकानदार को डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पर हमने उस चीज को कम किया, और दूसरी तरफ हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी सीपी कहीं और पीछे होगा। मान लीजिए कि ये पानी की कीमत 5 रुपए है और इस पे 20 रुपए लिखा है। अब आप जिद करो, और जिद करो तो 20 के ऊपर तो जा नहीं सकता। लेकिन अगर आप इस डिपार्टमेंट से कहीं होंगे और अगर कोई टेक्निकल वर्ड होगा इसका और बोलेंगे तो हो सकता है कम कर दे, तो 15 में, 10 में देगा, 5 की जगह पे 6 में दे देगा, 7 में दे देगा। समझिए इस चीज को। लेकिन वो 5 की जगह पे 4 में तो नहीं देगा। अगर इस पानी को बनाने में या ट्रांसपोर्ट लाने जाने में जो खर्च होता है तो वो 4 में तो नहीं देगा। तो इस तरह से जब भी एमआरपी कॉन्सेप्ट जनरेट किया जाएगा तो लॉस नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। क्यों लॉस नहीं होगा? क्योंकि वह चीज को बढ़ा के कर दिया गया। अब बढ़ा के कर दिया तो उस पर क्या मिलेगा? डिस्काउंट। और बेचने वाले को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ये हम लोगों ने अगली बात आज हम लोग इसी पर डिस्कस भी करेंगे। आज हमारा पूरा टॉपिक एमआरपी कॉन्सेप्ट ही चलेगा। लेकिन हम उससे पहले हम ये कर रहे थे कि हम कोई चीज खरीदेंगे और बेचेंगे तो इस दौरान दोनों चीजें ही होती है। एमआरपी वाले केस को छोड़कर के दोनों ही चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर प्रॉफिट होता है और यहाँ पे क्या होता है? लॉस। अगर आप ज्यादा में बेचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और कम में बेचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। चलो मैं कहता हूँ कि मैंने एक चीज 1000 रुपए में खरीद ली है या 100 रुपए में खरीद लिया, और 100 रुपए में खरीद के अगर 110 में बेच दूं तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और 100 रुपए में खरीद के अगर मान लो मैं 90 रुपए में बेच दूं तो क्या मिलेगा? कितने का प्रॉफिट? 10 रुपए का। कितने का लॉस? कितने % का प्रॉफिट? 10% का। कितने % का लॉस? क्योंकि 100 के ऊपर कंपेयर करोगे तो वो सीधा परसेंटेज ही तो है। लेकिन अब मैं इसको बदलने वाला हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा कि मैंने 400 में खरीदा और मैंने इसको 412 रुपए में बेच दिया। 412 रुपए में बेच दिया और इसको 400 में खरीदा और हमने इसको 380 रुपए में बेच दिया। पहले बताओ इसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? कितने में खरीदे थे, कितने में बेचे? तो यह फायदा रुपए में हुआ। कितने रुपए का फायदा इसने कराया? 12 रुपए का। और ये जो है यहाँ पर क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 20 रुपए का। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे? तो हम कहेंगे अगर प्रॉफिट का परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालना है तो हम सबसे पहले प्रॉफिट को लिखेंगे। प्रॉफिट 12 रुपए का हुआ है। यह 12 रुपया हमें दिलवाया सीपी ने। हमेशा नीचे हम सीपी, या अब तो आप लोग पढ़ चुके थे तो मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। जब वस्तु का केस होता है तो हम इस बारे में कंसिडर करते हैं कि कितनी वस्तुओं को बेचने से हमारा कॉस्ट प्राइस हमको वापस मिलता है। कितनी वस्तुओं को बेचने से हमारा कॉस्ट प्राइस हमको वापस मिलता है, यह हम वस्तु के केस में इसको कंसीडर करेंगे। ठीक, वस्तु के केस में बहुत सावधान रहना है क्योंकि इसके बाद वाला वस्तु का ही केस था, आप लोगों ने पढ़ा था ना वस्तु केस में। तो वस्तु केस में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि कितनी थिंग्स से हमारा सीपी यानी जितना पैसा हमारा लगा है वो कितनी वस्तुओं से हमको वापस मिल जाएगा। तो वस्तु केस में हमेशा सावधानी बदलेंगे, हम लोग सावधानी लेंगे और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। नहीं तो सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो वस्तु वाले केस में हो जाती है। ठीक,
तो अभी क्या है, सिंपल है, चाहे आप प्रॉफिट निकालेंगे चाहे लॉस निकालेंगे, नीचे सीपी आता है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है हम उसी से जो है इस चीज़ को करते हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाइड करेंगे बताइए, तो आप 100 से कर दीजिएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा, कितनी बार में आ जाएगा, 3। तो हमें कितने % का प्रॉफिट हुआ, 3% का। अब बताइए इसमें किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए यहाँ पे लॉस कितना % हुआ, लॉस कितने का हुआ। अगर हम परसेंटेज लॉस पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे आप, पहले लॉस लिखिए, लॉस कितना है, 20 रुपए का। कौन लॉस करवा रहा है, 380 या 400, नहीं 380 नहीं भाई, 400 रुपए। हमेशा हम जो भी प्रॉफिट या लॉस लेंगे वह हमने जो पैसा लगाया उसके कंपेयर में ही करते हैं। और मल्टीप्लाइड हम किससे कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाइड हम 100 से कर देंगे। अब बताइए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 से इसको करिए कितना आ गया, 5। तो लॉस कितने % का हुआ, 5% का। 5% का आपको क्या हो गया, लॉस। इसका मतलब हम चीज़ों को अब 2 तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, एक तो रुपए में प्रॉफिट, रुपए में लॉस, परसेंटेज में प्रॉफिट और परसेंटेज में लॉस। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का ही जुड़वा भाई है, तो इसीलिए वो हर चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने का दुनिया का एकमात्र तरीका है, हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, जहां से बात करेंगे उसको नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाइड क्या करेंगे, 100। तो प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट ऊपर लिखिए, लॉस की बात करेंगे तो लॉस ऊपर नीचे, और नीचे हमेशा टोटल वैल्यू, और टोटल यहाँ पर काम करता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो नीचे हमेशा सीपी आता है और मल्टीप्लाइड क्या होता है, 100। यही तरीका होता है जिससे हम उस चीज़ को परसेंटेज में लेके चले जाएंगे। ये बड़ी बेसिक बात थी जो हम लोगों ने पढ़ लिया था, सीख लिया था। हम इसके आगे जब चल रहे थे तो हमने कहा अब आप कोई भी वैल्यू लगा लीजिए। हमने इसमें एक चीज़ और बताया था, हमने एक चीज़ और आपको बताया था, ठीक, हमने एक चीज़ और आपको बताया था कि अगर मान लीजिए हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, इसमें हम एक केस बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति स्कूटर खरीद के लाया और पुराने स्कूटर खरीद के लाया, और स्कूटर मान लीजिए उसने 7,000 का खरीदा, 2,000 रुपया लगा के उसको स्कूटर को नया कर दिया, मतलब डेंटिंग पेंटिंग जो भी चीज़ें हैं उसके थोड़ा सा देखने में टिम टाम टूम जो भी हो गया। 1,000 रुपया उसको और खर्चा हो गया जहाँ से खरीदा था, जहाँ से लाया है, और मान लीजिए अदर खर्चों में डाल दीजिए, पेट्रोल लगा, ये लगा, वो लगा, फलाने को। स्कूटर तो खरीदा था 7 में और पड़ गया कितने का, 10 का। तो अब हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो 7,000 में खरीदा है, इसीलिए हम यहाँ पर बाई प्राइस की बात नहीं करते हैं, हम सीपी की बात करते हैं, कॉस्टिंग की बात करते हैं। कॉस्टिंग का मतलब लागत। जैसे मान लीजिए आपने एक घड़ी 500 में खरीदी, तो आप तो ये सोच रहे हैं चलो 500 घड़ी 600 में बिक गई, बड़ा फायदा हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन आप ये चीज़ भूल गए कि अगर हमने 500 में खरीदी थी तो खरीदी थी कनाट प्लेस से, जाने में लगा 100 रुपया, आने में लगा 100 रुपया, 200 रुपये तो ये लग गए। एक दिन का समय भी गया, चलो आधा दिन मान लेते हैं, आधा दिन। अगर एक मजदूर को देखें तो पूरे दिन में मान लीजिए 500 रुपये कमाता होगा, तो आधा दिन अगर समय खराब किया तो 250 आपका भी गया। अपनी भी तो मजदूरी जोड़ो, कुछ ना कुछ तो करते ही तुम, तो 250 वो भी जोड़ लो। समय की वैल्यू है कि नहीं है, टाइम की वैल्यू है कि नहीं है, कुछ नहीं कर रहे तब भी टाइम की वैल्यू है, ध्यान रखना। इसलिए टाइम में हमें हर जो आपको जीवन मिला है, टाइम मिला, उसमें आप कुछ तो कुछ अच्छा करने की आदत डाल लीजिए। तो 250 ये हुआ और 200 रुपया आपका, तो कितना हो गया, 450। और घड़ी कितने की थी, 500 की, तो चीज़ कितने की पड़ी, 950 की। अब अगर 950 रुपये उसकी बजट है और कोई आपको 600 में दे रहा है कि चल 500 में खरीदा था, चल इसको तू ऐसा कर मुझे 600 में दे दे, तो आपको बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, क्या भाई? क्योंकि उसकी कॉस्टिंग 500 वहां पर रही होगी, अभी 500 नहीं रही, उसमें टाइम जुड़ चुका है। आई बात समझ में? अब वो आपके हिसाब से उसकी कीमत है 950 रुपये। अब अगर कोई मान लीजिए आपको 1,000 रुपये दे रहा है और 50 रुपये प्रॉफिट से खुश है, तो आप 50 रुपया उससे फ़ायदा कमा सकते हैं। बस समझे, आप उसको 1,000 में बेचिए। करेक्ट बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केवल चीज़ को खरीदने बेचने का मामला, खरीदने बेचने का मामला तो ये है कि अगर मैं यही दुकान से 20 रुपये में कर दूँ और बाहर वहीं पर दुकान के बगल में खड़े होकर के 21 रुपये में बेच दूँ, तो मुझे बहुत फायदा है। नहीं समझे? वहीं साथ के साथ भेजना पड़ा ना, इसको रखना नहीं पड़ा कहीं, साथ के साथ मेरा सामान बिक गया। आई बात समझे? आप सोचिए कि दुकानों के अलावा ये जो छोटे जितने भी वेंडर होते हैं जो रोड पे खड़े होते हैं, ये दुकान लेके भी तो रख सकते हैं, लेकिन इनको रोड पे बैठने का क्या फ़ायदा है? इनको कोई किराया नहीं देना है, कोई रेंट नहीं देना है। बारिश हो रही, आज सब्जी नहीं बेचेंगे, कल लगाएंगे अपना ठेला, मस्त, क्यों टेंशन लेना? अगर ये व्यापार नहीं समझे दूसरा व्यापार कर लेंगे। इनके पास ऑप्शन कितने हैं, यहाँ नहीं काम चल रहा है, जहाँ चलेगा वहीं पे जाके काम कर लेंगे। कितना वेरिएशन इनके पास, फ्री है कि नहीं फ्री है? बस थोड़ा बहुत जो है वो प्रशासन की जो दिक्कतें होती हैं वो झेलना पड़ता है इनको। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो वो भी एक जीवन जीने का तरीका है। दूसरी चीज़ है उनके पास पूंजी लो है, पैसा क्या कौन कमाएगा, पैसा तो पैसा ही कमा सकता है ना। समझिए, 2 तरह से आपकी इनकम हो सकती है, व्यक्ति जो कि आप हैं पूंजी के रूप में, और दूसरा आपका पैसा। अब बड़े बड़े बहुत बड़े पूंजीपति हैं तो पैसा पैसा के लिए काम करता है। आई बात समझ में?
जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए आप सभी के अकाउंट में मैंने 1 करोड़ रुपए भेज दिए, सबसे अकाउंट में अभी 1-1 करोड़ रुपए है, आप लोग करोड़पति व्यक्ति हैं। अब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको साल भर में बैंक तो 7% अगर फिक्स भी कर देते हैं पैसा, तो 7 लाख तो आपको दे ही देगा, 7 लाख दे देगा। अगर आप मार्केट में पैसा मान लीजिए किसी को डिवाइड करें, वैसे दे दें, ठीक है, जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, इंटरेस्ट पे आप ब्याज पे पैसा दे दें, 2% नॉर्मली रेट है, ठीक है, नहीं तो 3, 4, 5 मिल जाता तो पूरे साल का 24% मिलेगा, तो 1 करोड़ के 24 लाख आपके पास आ गए। अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि आपने 2% ब्याज पे पैसा बांटा और उन्हीं लोगों को पैसा बांटा जहाँ पे पैसा आपका डूबने की संभावना नहीं, तो आपके पास 24 लाख तो आ रहे हैं साल के। अब साल का 24 लाख रुपया, और आपको कुछ नहीं करना है, केवल बैठे बैठे रहना, आराम से घर पे सोना है, मजे करना है, ऑनलाइन पैसा जा रहा है, ऑनलाइन पैसा आ रहा है। 24 लाख का मतलब हर महीने में कितना कमा रहे हैं? 2 लाख। अब बताइए, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप तो नहीं कमा रहे हैं, वो तो पैसा पैसे कमा रहा है, और आपके पास कितने महीने में आ रहे हैं? 2 लाख आ रहे हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। या तो आप अपनी स्किल कर लीजिए पैदा इतनी अच्छी कि आप शानदार जिंदगी जिए, या तो फिर आपके बगल में इतना पूंजी हो जाए कि आप जिए। लेकिन हमारे देश में पूंजी जो है वो बहुत कम लोगों के पास में है, तो बाकी लोगों के लिए क्या है? स्ट्रगल है बहुत। मतलब आप देख सकते हैं अभी अंबानी परिवार में, क्या नाम था उनके लड़के का जिनकी शादी हुई थी, याद है आपको? अब देखिए उनकी शादी हुई तो आपको याद है, आपकी शादी होगी तो केवल हम ही लोगों को पता होगा कि अच्छा पुष्कर जी का है शादी, चलो भाई चलते हैं मिठाई खा के आएंगे, नहीं पता चला ना। और उनकी शादी हो रही क्यों? क्योंकि लग्जरियस शादी है भाई। वो कौन सी नाचने वाली लड़की को बुलाया था उन्होंने, कौन सा, उतने पैसा दे दिए, अरे इंडिया से ही 2-4 लोगों को नचवा लेते, कम से कम इंडिया की कुछ तो गरीबी कम होती, समझो इस चीज को। लेकिन अब वो उस लेवल पर जाने पर बात एकदम अलग हो जाती है, समझो इस चीज को। तो उनके पास पैसा इतना कहाँ से खर्च किए? अब उनके लिए पूंजी काम कर रही है। क्या काम कर रही है? कैपिटल काम कर रही है। जिसके लिए कैपिटल काम करेगा उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम सब लोगों के साथ तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं। अब मैं भी आप ही की श्रेणी में हूँ, मैं आपसे अलग मत मान लेना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हम भी दिन भर मेहनत करें तब हमारे पास पैसा आएगा। आई बात समझ में? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 2 चीजें होती हैं। तो आपको अपने जीवन में ये चीज ध्यान रखना है, ये आपके जीवन के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग अपने जीवन में पैसा कमाएंगे और पैसा बचाने की भी आदत डालेंगे, क्योंकि जब आप सेविंग करेंगे तो बाद में वही आपका इन्वेस्टमेंट बनेगा और फिर वो आपके लिए पैसा कमाना शुरू करेगा। आई बात समझ में कि पैसा किस तरह से हम ग्रोथ करेंगे, ये बात आप यहाँ पे समझिए। लेकिन बात यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की हो रही थी, तो हमने वो स्कूटर वाला केस बताया था कि 7000 का स्कूटर लिया आपने, 3000 रुपये लगा दिए, 10,000 का पड़ा। अगर कोई 8,000 देगा तो स्कूटर बेचेंगे, और कोई 15 देगा तो तुरंत बेच देंगे। 15 ले जाओ भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या मिल रही है? फायदे मिल रही है। और अगला बंदा 15 का खरीद के 25 में बेच दिया, अब उसको बेचेंगे? अब इनको समझ में आ गया कि अपना तो 5,000 निकल गया ना, बात तो खत्म हो गई। अब वो चाहे 25 में से चाहे 5 में से, हमें क्या फर्क पड़ता है? यही बिजनेस का सिद्धांत है, ठीक है। अब अगला इसलिए खरीदा होगा क्योंकि उसको भी आगे कोई ना कोई फायदा हो रहा होगा, तभी तो खरीद रहा होगा, नहीं तो अगर उसको फायदा ना दिखे तो क्यों खरीदे? इस बात को समझ पा रहे हैं? वो अपने हिसाब से प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहा है, नहीं समझे? करेक्ट है ना? मैं कह रहा हूँ कि जो सब्जी आप खरीद रहे हैं लगभग आधे दाम में आप आजादपुर मंडी से खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग रोज, आप में से कोई व्यक्ति रोज आजादपुर मंडी से सब्जी खरीद के लाता होगा, या कभी भी आपने आजादपुर मंडी से सब्जी खरीदी होगी, नहीं खरीदी होगी। हाँ, मैं जरूर ये काम करता हूँ, जैसे मैं कभी कभी आजाद मंडी जाता हूँ तो वहाँ पर अब 1 किलो नहीं, क्योंकि सेव तो खराब नहीं होगा, तो उठा लाए 5 किलो सेव, आई बात समझे, रख दिया फ्रिज में, खाते रहेंगे, पूरे महीने चलता रहेगा। कभी कभी अगर गए उधर से तो समझो इस चीज को, लेकिन आप तो कभी भी नहीं खरीदे होंगे, क्योंकि सेव घर के बाहर ही मिल जा रहा है, सब्जी घर के बाहर ही मिल जा रही है। और अगर हम कहीं और से जाएंगे लाने के लिए तो हमारा आने जाने का टाइम किल होगा, कम जरूर मिल रहा है पैसा में, लेकिन वहां से आने जाने का किराया भी लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो आप नहीं खरीदते हैं। आई बात समझ में? दैट इज कॉल्ड द कंफर्ट जोन। क्या होता है? कंफर्ट जोन। आई बात समझ में? तो ये चीज है, तो हमें यही समझना है, यही तो बिजनेस है। प्रॉफिट एंड लॉस हमें यही तो समझा रहा है कि कॉस्टिंग प्राइस का मतलब जितने भी तरह के पैसे उस पर जुड़ सकते हैं वो सब कॉस्टिंग के पार्ट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन घुमा के दिया कि 7,000 का स्कूटर खरीदा, 2,000 मेंटेनेंस कराया, 1,000 रुपये और खर्च का गया, अब कितने में बेचे कि उसको 20% का फायदा, तो आप कहेंगे अब वो चीज़ 10,000 की हो गई है और 20% का फायदा यानी 12,000 में उसको बेच दे। आई बात समझ में? पूरी बात समझ में? कॉस्टिंग का मतलब क्या है? कॉस्टिंग बाई प्राइस नहीं है। और कोई चीज़ करा है कि हम खरीदा और बेच दिया और उस पर और कोई खर्च नहीं दिया, तो हम बाई प्राइस ही कॉस्टिंग प्राइस बन जाती है। आई बात समझ में? जैसे हमने कहा कि हम 20 रुपये में यहीं पे खरीदेंगे और 21 में ही बाहर भेज देंगे,
या मान लीजिए जिसको बोल दिया भाई देख मेरे बहुत सारे पानी खरीदूंगा, मैं 18 में खरीदूंगा, बोलेगा ठीक है, और वहीं बाहर 20 में बेच दूँ कि पानी हमसे लीजिए हम 19 में बेचते 1 रुपया पानी भी कम कर दूंगा तो सब मेरे पास आएंगे खरीदने के लिए कि नहीं, कि दुनिया में सब जगह तो पानी 20 का मिल रहा है, इनके 19 का मिल रहा है, तो आएगी कि नहीं, तब भी तो मैं 1 रुपया फायदा कमा रहा हूँ, ठीक है 2 नहीं कमाऊंगा तो क्या होगा, कम ही कमा लूंगा थोड़ा सा, तो 1 रुपया, तो यही बिजनेस है। अगर ये बात आप लोग समझ जाएंगे तो बिजनेस माइंडेड आप बन जाएंगे डे 1 से। जीवन में सफल होने के लिए 2 ही काम आपको करना है। पहला काम, आप पढ़ के 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, चाहे कितना भी आपको पढ़ना पड़े या चाहे हमें कितना भी पढ़ाना पड़े। और दूसरी बात, आप अगर पढ़ के बन भी जाते हैं और जीवन में और अच्छा जिंदगी चाहते हैं तो आपका ब्रेन एक बिजनेसमैन का ब्रेन होना चाहिए। आई बात समझ में? और आपको बिजनेस की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, और आप या किसी बिजनेस के प्रति अपनी समझ को जरूर डेवलप कर लीजिएगा, तब फिर आप आगे अमीर लोगों में शामिल हो जाएंगे। बात समझ में? नहीं तो आप भी कौन सा जो है गवर्नमेंट जॉब पढ़ा के बस यही होगा, ठीक है सेटिस्फाइड है, ठीक जिंदगी बीत रही, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से एकदम 31 में सैलरी क्रेडिट होती है, एकदम ग्रीन लाइन होती है, मस्त है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसी जिंदगी तो बन जाएगी। लेकिन और आप अमीर बनना नहीं चाहते हैं, जैसे पूरी दुनिया को पता चले कि आप पुष्कर जी की शादी है, नहीं जानना चाहते आप ऐसे, जब ठीक है। तो ये CPSP कॉन्सेप्ट तो एकदम ओके था ना आप लोगों का, खरीदना और बेचना परसेंटेज में चेंज करने का वही पुराना तरीका, जितना बटे में टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, करेक्ट है। हम लोग इसमें दूसरी चीज ये पढ़े थे कि CPSP संबंध में जो CP होता है वो हमारा हमेशा और हमेशा 100% होता है ना, ऐसे ही तो पढ़े थे हम लोग कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना परसेंट है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100% है, ये ऑलवेज हमारा 100% है। सेलिंग प्राइस परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट देगा तो 100 के ऊपर जाएगा, और लॉस देगा तो, जैसे मैंने कहा कि मुझे ना 25% का प्रॉफिट चाहिए, 25% प्रॉफिट, तो कितने में इसका क्या हो जाएगा SP का परसेंटेज 125%। और मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे 20% का लॉस चाहिए, तो कितने का हो जाएगा 80%। तो बेसिकली ये एक रिलेशन जनरेट कर देता है। इस रिलेशन में हमेशा और हमेशा CP को 100% रखना है, जब तक CP कंपेयर पॉइंट बना है। तो जब भी किसी फ्रैक्शन में नीचे जो आता है वही उसके 100% को बताता है। जैसे फ्रैक्शन में हमने 1/2 लिखा तो 2 इसकी टोटल वैल्यू है, 1/3 लिखा तो 3 इसकी टोटल वैल्यू, वह 3 रेशियो में है, A/B रेशियो फॉर्म होता है, तो नीचे की वैल्यू हमेशा किसको बताती है, परसेंटेज को बताती है। तो इसीलिए हम जब भी किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो जो वैल्यू हम टोटल नीचे रखते हैं वो परसेंटेज 100% होता है, यानी वो कंपेयर पॉइंट होता है। उसी कंपेयर पॉइंट को हम परसेंटेज में क्या बोलते हैं 100%। तो आज से याद रखना CP ऑलवेज, ये हमेशा और हमेशा, अगर आपसे कोई पूछता है कि CP कितना % होता है तो CP के बारे में कुछ सोचना नहीं, क्योंकि ये तो कंपेयर पॉइंट है, प्रॉफिट और लॉस के लिए कंपेयर पॉइंट है, सेलिंग प्राइस के लिए कंपेयर पॉइंट है, और अगर ये किसी के लिए भी कंपेयर पॉइंट बनेगा तो ये कितना हो जाएगा। लेकिन कल आपको एक चीज़ और बता रहे थे, अगर किसी केस में कहता है कि यू कैन कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज इन कंपेयर ऑफ द सेलिंग प्राइस, दैट टाइम्स अब कंपेयर पॉइंट कौन बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये 0.1% केस में है। अगर पेपर में टब बनाना होगा तो हम इस बात को डाल देंगे, आप कहेंगे अच्छा 100 की चीज़ 125 में बेच दें तो 25% का प्रॉफिट, लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी थी और आपने 125 रुपये में बेची है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है कंपेयर टू सेलिंग प्राइस, ये मेंशन करना पड़ेगा उनको, नहीं मेंशन करेंगे तो CP ही है, और मेंशन कर दिया तब आपका आंसर 20% आएगा। कितना परसेंट आएगा 20%। कैसे पता चला, एक तो वो लिस्ट याद करो जो हम आपको परसेंटेज में पढ़ाए थे, लिस्ट बकायदा लिखवाए थे और कहे थे कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है। 16 सही 2/3% पहली वैल्यू शुरू किए थे, और 16 सही 2/3 की वैल्यू 20%। जो लोग क्लास में रहे कम से कम वो इस बात को स्वीकार कर लें, 20%, 25%, 25%, 33 1/3, 33 1/3%, 50%, 50%। अब इस पे कंपेयर के तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। कंपेयर में क्या कहता है, किसी चीज को 25% बढ़ा दिया तो दूसरी तरफ से वो 20% कम है, ठीक है, बात समझ में आ रहा। कहीं भी कंपेयर के क्वेश्चन, रेक्टेंगल में हमने बताया था कि अगर लंबाई हम 25% बढ़ा देंगे तो चौड़ाई को 20% कम करेंगे ताकि हमारा एरिया सेम रहेगा। चीनी की कीमत अगर हमने 25% बढ़ा दी तो हम 20% चीनी कम खाएंगे, हमारा जो है जेब खर्च उतना ही बना रहेगा, हमारा होम एक्सपेंडिचर सेम बना रहेगा। तो ये चीज़ ऐसी जो बैलेंस करती है। तो बैलेंस करने का मतलब हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँचाए। तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही हो रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये 100 की चीज़ को आप 125 पे लेके गए हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाना है तो इसको आप देखिए, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये 25 कम है, तो 25 कम कहाँ से है, 125 से, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये 25 से कट जाएगा, 5 बार में किससे कट जाएगा, 4 बार में 5 से कट जाएगा, 5 बार में कितनी वैल्यू आ गई 20%। तो हम ये कह सकते हैं कंपेयर टू सेलिंग प्राइस प्रॉफिट इज 20%। ये भी ध्यान रखना, कंपेयर टू सेलिंग प्राइस प्रॉफिट इज 20%, बट कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट इज 25%। आई बात समझ में? तो ये जरूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन कहीं आपको घुमा तो नहीं रहा है
नॉर्मली यही है कि 100 की चीज 125 में बेचेंगे तो 25% का प्रॉफिट। लेकिन अगर मेंशन हो गया कि कंपेयर टू आपको सीपी करना है, तब आपको कैसे करना पड़ेगा, तो 25 और कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग, 125 से, ठीक है। तो हमेशा सेलिंग प्राइस नीचे आ जाएगा, बस यही तो सिद्धांत है। परसेंटेज चेंज करने का एक चीज तो हमने सीखा था, आप जिस चीज की बात करेंगे हम उसको कैलकुलेट करके ऊपर लिख देंगे और नीचे देखेंगे आप किससे कंपेयर करना चाहते हैं। प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस हमेशा सीपी से ही कंपेयर होता है, तो सीपी रखते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बात ही बदल दिया और लिख दे कि कंपेयर टू सेलिंग प्राइस, तो आपको नीचे चीज वही कैलकुलेट करें जैसे कैलकुलेट करते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ, और नीचे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। आई बात समझ में। ऐसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर हम 100 की चीज को 100 रुपए में कोई चीज खरीद लें और इसको हम बेचें कितने में, 80 रुपए में, तो बताए हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कितने का लॉस होगा, 20% का। तो इस पूरे मामले में हम लोग परसेंटेज का वो टेक्निक यूज किए थे। हमने कहा था अगर किसी चीज का 1% हमें पता चल जाए, या मुझे एक पेन की कीमत पता चल जाए, तो फिर 2, 3, 5, 10 क्या जितना कहेंगे हम बता सकते हैं। आप कोई चीज खरीदने जाइए, अगर एक चीज की कीमत पता चल गई तो 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, सबकी खरीद सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 1% की वैल्यू पता चल जाए, और 1% निकालने के लिए आपको क्या बताया गया था, जब भी कोई वैल्यू रुपए में आए और वह जितने परसेंट की उसे डिवाइड कर दो तो 1% आ गया, और जो निकालना चाहते हो उसे क्या कर दो, मल्टीप्लाइड कर दो। ये तरीका आप लोगों ने पढ़ा था, और ये सब जगह काम करेगा, यूनिवर्सल है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को केवल रुपए में नहीं देखते हैं, उसको परसेंटेज में भी देख सकते हैं, उसको रेशियो में देख सकते हैं, उसको फ्रैक्शन में देख सकते हैं, उसको पार्ट में देख सकते हैं, उसको डेसिमल में देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम करें कि जब हम ऑब्जर्वेशन परसेंटेज में करेंगे तो दिए गए वैल्यू के परसेंटेज से उसको डिवाइड करेंगे, अब जो उसके 1% को बताएगा, और अब पूछे गए वैल्यू के परसेंटेज से मल्टीप्लाइड कर देंगे और उसको निकाल लेंगे। आई बात समझे। तो यहाँ पर ये टेक्निक काम करेगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं, बस उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। हमने कहा देखो ये तो हमेशा 100% होता है, ठीक है, और हम यहाँ पर दो चीज़ कमा सकते हैं, तीसरी तो कोई बात होगी नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस का केस तो इसमें लिखा है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस टॉपिक है, तो नो चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए हम ये कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा, ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि एक चीज़ की सेलिंग प्राइस जो है वह 480 रुपये है, और 480 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस है, लेकिन इस सेलिंग प्राइस में 20% प्रॉफिट छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, 20% प्रॉफिट छुपा हुआ है। आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। अब ये सब चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं ना, इसलिए नोट नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ तो आप पढ़ ही चुके हैं। बस एक रिवीजन आपका हो रहा है कि हम चीज़ों को और मजबूती से, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो इसको मजबूती से हम लोग समझ लें चीज़ों को, ताकि आगे कहीं दिक्कत ना हो। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ₹480 एंड प्रोवाइड द 20% प्रॉफिट, फाइंड द सीपी। तो पहले बताओ सीपी का परसेंटेज कितना होता है, 100% जानते हो ना, तो आपको 100% की वैल्यू पता करनी है। तो अब हमें देखना पड़ेगा यह किसकी वैल्यू है, तो 20% अगर प्रॉफिट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस को परसेंटेज में क्या बोला जाएगा, 120%। सेलिंग प्राइस है क्या, सेलिंग प्राइस है द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100% है और हमें 20% का फायदा मिल रहा है 20% का, तो हमने कितने परसेंट पर हम लोग पहुंच गए, 120। तो 120% की वैल्यू हमें पता है। अब 120 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 1% पे। अब जो पूछे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस कितना, तो 100 से गुणा कर दो। क्वेश्चन क्या है कि 25% का फायदा कराओ, तो 125 से गुणा कर दो। क्वेश्चन क्या है 30% का फायदा कराओ, तो 130 से मल्टीप्लाइड कर दो। क्वेश्चन कहता है 10% का लॉस कराओ, तो 90 से मल्टीप्लाइड कर दो। तो जो भी पूछा जाएगा हम उसके परसेंटेज को पहले से ही जानते हैं। कॉस्ट प्राइस 100%, सेलिंग प्राइस अब प्रॉफिट के साथ बढ़ेगा और लॉस के साथ घटेगा, तो उनके सबके परसेंटेज वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है। तो अगर 1% पता चल जाएगा तो हमें क्या दिक्कत है। तो हम इस क्वेश्चन को सीधा और सीधा यक्स नहीं मानेंगे, बल्कि किससे निकाल के चलेंगे, परसेंटेज से निकाल के चलेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ, 480 मेरे हिसाब से 120% की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, और हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं 100%। निकालिए, परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से कटाइए 12 चौक, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, 400। वो चीज़ कितने की थी, 400। 400 की चीज़ को 480 में बेचेंगे तो 20% आएगा। 400 का 10% 40 होता है, 20% 80 होता है। आई बस में। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को किस में देख सकते हैं, किस में देख सकते हैं इन चीज़ों को, परसेंटेज के आधार पर, 1% के आधार पर देख सकते हैं। तो अब तक जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़े सब परसेंटेज ही तो पढ़ रहे हैं, बस नाम प्रॉफिट एंड लॉस है। तो इसमें इंक्रीज वैल्यू डिक्रीज वैल्यू सब आप कंपेयर में देख सकते हैं। 1% की वैल्यू पता करके आप दुनिया में कुछ भी पता कर सकते हैं। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं ही समझ रहा हूँ, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया।
निकाल लोगे? क्वेश्चन देंगे तो चलो, लिखना मत, बिना पेन चलाए क्वेश्चन करो, निकालने से क्या फायदा। रुको, देखो मैं क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं और आप इसको बनाना, ठीक है। मैं सेलिंग प्राइस दे रहा हूं 350 रुपए और मैं कह रहा हूं ना इसमें 30% का क्या है, लॉस है। मैं पूछ क्या रहा हूं, न्यू सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूं और मैं चाहता क्या हूं कि मुझे 30% का क्या मिले, प्रॉफिट मिले, ठीक है। बिना पेन चलाए करना है, अगर कोई पेन चलाएगा तो उसका आंसर मैं नहीं मानूंगा। बिना पेन चलाए मेरा आंसर आ गया है, आपको बिना पेन चलाए करना है। कितने की चीज थी? 500 की। कैसे पता चला 500 की थी? सीधी सी बात है कि अगर 30% लॉस में चल रहा है चीज तो उस चीज को हम 70% बोलेंगे, यानी जो भी वैल्यू दी गई वो 70% की दी गई है तो हम 70 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब यह जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी 1% की हो गई और जो भी निकालना उससे मल्टीप्लाइड करेंगे। मल्टीप्लाइड किससे करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सीपी पूछता है तो 100 से करते, अब 30% प्रॉफिट पूछ रहा है तो हम 130 से कर देंगे। यानी छोटा सा प्रोसेस था, हम इसको करके दिखा देते हैं आपको। देखो अगर आप इसको पेन से करते तो आपको यही करना होता, 350 70% की वैल्यू है, निकालना किसकी वैल्यू है, जिसकी भी वैल्यू निकालेंगे उससे आप मल्टीप्लाइड करेंगे, वन स्टेप पे आंसर लेके आएंगे। कैसे आंसर हमारा आएगा, वन स्टेप में। अब देखो आप परसेंटेज काटेगा, 0 0 काटेगा, 7 से कटेगा, 1% की वैल्यू 5 आ जाएगी, 13 5 65 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 650। सिंपल है, ठीक। तो ये मेथड हमें ये बताता है कि हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को उसी के परसेंटेज वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और ऐसा करने से वो हमें उसके अपने 1% पे लेके चला जाएगा और जैसे हम 1% पे आ गए, अब जो भी चीज़ निकालना चाहते हैं बस उसकी वैल्यू हम परसेंटेज में ऑब्जर्व कर सकें। तो हमें पता है कि सीपी हमारा 100% रहता है और सेलिंग प्राइस सीपी के साथ बदलता रहता है। 100 अगर बढ़ेंगे तो 100 में बढ़ के आ जाएगा परसेंटेज का, और घटेंगे जैसे यहाँ पर 30% लॉस पूछा गया था तो ये 70% की वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो हम मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे, बताइए किससे मल्टीप्लाइड कर देंगे, हाँ किससे, 130 से। अगर प्रॉफिट पूछा है 30% तो 130 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 30% लॉस पूछता है तो 70 से मल्टीप्लाइड करते, 10% लॉस पूछता है तो किससे मल्टीप्लाइड कर, 20% प्रॉफिट तो ठीक है, 10% लॉस तो ठीक है, 10% प्रॉफिट तो 12% प्रॉफिट तो ठीक है, 33 1/3% लॉस तो 66 2/3%। 100 में से 33 1/3 माइनस करोगे तो 66 2/3। तुमने तो कन्वर्ट कर दिया ना, तुम तो ये करोगे सर आपने बताया था ना 33 1/3 1/3 होता है। ये क्या चक्कर है तुम्हारा। तब तुम चाहो तो रेशियो से जा सकते हो, तो तुम कहोगे 1 रेशियो जो है वह 33 1/3% की वैल्यू है, 3 रेशियो यहाँ पर टोटल सीपी की वैल्यू है। अगर हम प्रॉफिट में जाएंगे तो 3 को 4 बना रहे होंगे, फिर हम इसको रेशियो से जो आप कर रहे हैं रेशियो से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर मैं परसेंटेज नहीं पूछूं तो माइनस करो ना, इतना तो तुम्हारे अंदर दिमाग है। 100 में से क्या 33 माइनस नहीं कर सकते हो, तो 67 आएगा, 1/3 और माइनस कर दो तो 2/3 आ जाएगा, तो 66 2/3%। मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फ्रैक्शन में कर लेंगे, फिर भी नहीं आ रहा है तो हम लोग करके देखेंगे, सीखेंगे चीज़ों को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो चलो फिर से करके दिखाओ, फिर कर लोगे तो बताओ। चलो अगर हम 100 में 16 2/3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 116 से 2/3, और उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब घटा भी लो बेटा। चलो 100 में से 16 2/3 माइनस करो, 84 या 83, 83 कितना 1/3, पहले 16 माइनस कर लो और फिर उसमें से जब आप माइनस करोगे 2/3 को, तो 1 में से अगर 2/3 माइनस होगा तो 1/3 आ जाएगा। अब इतना बेसिक कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन आपसे बने, तो आपको इतना तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा ना भाई, नहीं तो कैसे काम चलेगा। चलिए एक और करके दिखाइए। 11 1/9% आपको माइनस करना है, 11 1/9% आपको माइनस करना है। हमें 11 1/9% का लॉस हो रहा है, तो कितना परसेंट की बात हो रही है, 88 8/9। अगर 1/9 है ना तो 9 में से 1 आ गया तो बचा क्या 8/9। आगे बात समझ में, कर लोगे कि नहीं। चलो 37.5% माइनस करके दिखाओ बिना पेन चलाए। 100 में से 37.5% आपको माइनस करना है, 62.5 62.5 62.5 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इससे तुम ये सब लॉस
के केस थे जिसमें हम 100 में से उस परसेंटेज को माइनस करके जो चीज पूछा गया उस वैल्यू को हम परसेंटेज में देख पा रहे हैं, ठीक। और अगर इसी के हम ऊपर चलते हैं तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, ये प्रॉफिट केस है, वो 100 में प्लस होके जा सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि ऐसे वैल्यू को मल्टीप्लाइड करना या डिवाइड करना खतरे से कम नहीं है, कैलकुलेशन में टाइम ले लेगा। तब हमने जो चीज सीखी थी एक बार हम उसको फिर से रिकॉल करते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट और लॉस, आपने कहा, आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए बड़ा मजेदार चीज है। आपने कहा कि एक केस में आपको 33 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है और आप जानना चाहते हैं कि सेलिंग प्राइस के परसेंटेज को यहाँ पर क्या बोला जाएगा। बेसिकली यह किसकी वैल्यू है, ये प्रॉफिट की वैल्यू है। किस पर प्रॉफिट होगा, हमेशा सीपी पर प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि ठीक है, अगर आप इसके परसेंटेज को जानना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू 133 सही 1/3% दिया गया है, करेक्ट। लेकिन हम इस तरह के क्वेश्चन को पूरी तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन को अगर मैं इस लाइन को छोड़ दूं और मैं चला जाऊं रेशियो टॉपिक पे, रेशियो अगला टॉपिक मिलेगा आप लोगों को जब हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं, पहला टॉपिक। इसके बाद सीक्वेंस बताता हूं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट, मतलब पढ़ रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, फिर हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 4 टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद तब हम लोग रेशियो उठाएंगे, रेशियो पढ़ेंगे। इसके बाद आगे रेशियो मिलेगा आप लोगों को, रेशियो मिलेगा, प्रपोर्शन मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, एज मिलेगा, एवरेज मिलेगा, पार्टनरशिप मिलेगा। ये सब कनेक्टेड टॉपिक है, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तब हम टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर उसके साथ में एक पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक है, वर्क एंड वेजेज का टॉपिक है, वो हम लोग एक जैसा टॉपिक कवर करेंगे। फिर जब हम आगे चलेंगे तब हम टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, तब हम ऐसे कवर करते हुए फिर आगे मेंस्ट्रुएशन के 2D 3D और जो भी चीजें हैं, तब हम ऐसे पूरा घूमते रहेंगे, गोल 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 घूमते रहेंगे, ठीक। और जब फिर से वापस परसेंटेज पे आप आएंगे तब आप पूरा एक चक्कर पूरा कर चुके होंगे। रुकिए, आराम से चलेंगे, एकदम साइक्लिक प्रोसेस है। हर अगला टॉपिक पिछले टॉपिक को कनेक्ट करता हुआ चलेगा। जैसे देखिए परसेंटेज आपने पढ़ा तो प्रॉफिट एंड लॉस कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैथ में आप एक दिन में होशियार नहीं बनेंगे, एक दिन जरूर होशियार बन जाएंगे। तो हमने कहा कि इसको हम फिर क्या करेंगे, तो रेशियो कहता है इसका उपाय मेरे पास है। कैसे है रेशियो कहता है, बताओ प्रॉफिट कितनी थी आपकी, आप बोलेंगे 33 1/3%। इसको हम फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं, याद है ना आप लोगों को, 1/3। परसेंटेज के पहले टॉपिक में लिखवाया था 1/2 50%, दूसरी वैल्यू थी 1/3 और लिखा था सामने 33 1/3%। किसके लिए लिखवाया था, कहाँ पे जाके घर पे बंद कर देना, ये याद करके आओगे। फिर लिखवाया था 1/4, कितना 1/4 होता है, बोल जल्दी बोलो आप लोग, 1/4 कितना परसेंट होगा, 25%। 1/5 जल्दी, 1/6, अरे अभी तो बता रहा था, 16 2/3%। 1/7 टाटा फिश 14 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 1/9%। 1/10 बोलो, 1/10 10%। 1/11 बोलो 9 1/11%। 1/12 बोलो 8 1/3%। 1/13 बोलो 7 9 क्या 13 है ना। अब तुम लोग पढ़े ही नहीं तो मैं क्या करूँ, अब हो गया ना गड़बड़ मामला। लिखवाए है 1/14 1/15 1/16 1/7 ऐसे सब लिखवाए, बहुत सारी वैल्यू लिखवाए होंगे। पहला ही चीज परसेंटेज में यही पढ़ाए थे और बोले थे कि इसलिए हमें ये चीज पढ़ के चलना है क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन को आसान करता है, यानी हमारा मदद करने वाला व्यक्ति है। और तुम लोग उसी को छोड़ देते हो, जो तुम्हारी हेल्प करता है तुम उसी को छोड़ देते हो। पहले जब कोई चीज लिखवाई जा रही है, कोई चीज टेबल में लिखवाई जा रही है, किसी चीज का सीक्वेंस बनाया जा रहा है, मतलब दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर यू, तोते की तरह रट डालो, एकदम वाइस वर्सा रटो। 33 1/3 1/3 और कोई 1/3 बोले तो 33 1/3 दिमाग में घूम जाए, इतना अच्छे से एकदम मजबूत कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो जब आप ये कहते हैं कि 1, या अगर ऐसा नहीं करते तब भी उपाय है, करो। 33 थी कितना होता है, अब +1 कितना हो जाएगा, तो हम इसको 100/3% बोल सकते हैं। लेकिन जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या होता है, 100/3 और नीचे 100 आएगा और 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। अब आप समझो 1/3 तो हम आपको निकाल के भी दिखाए थे और हम निकाल भी सकते थे। जरूरत क्या थी हमें याद करवाने की या टेबल बनवाने की, क्योंकि हम ये जो 5 सेकंड टाइम बचाएंगे ये हमें सिलेक्शन दिलाएगा। भारत के सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, एकदम तय है। आप ही का सिलेक्शन क्यों होगा, हम 10 के 10 बच्चे सिलेक्शन क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि हम अपने हर क्वेश्चन पर डे 1 से समय बचाएंगे, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप लोगों को केवल 2 काम करना है। एक तो जो मैं क्लास में करा रहा हूँ इसको 200% मेहनत देके, 100 नहीं 200% मेहनत देके बार बार पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। तुम पूरे साल केवल जो हमारा नोट्स है वही पढ़ो, जो क्लास में पढ़े उसी को जाके रोज पढ़ो, वीक में उसी को पढ़ो, रिवीजन उसी को करो, ठीक।
और दूसरी चीज, अगर तुम्हारा बहुत पढ़ने का मन करेगा तो बस PYQ पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेक्शन तुम्हारे मुट्ठी में होगा, कम पढ़ के हम सिलेक्शन लेके चले जाएंगे, क्योंकि यह एग्जाम आपका दो चीजों का है, नॉलेज का एग्जाम नहीं है, पहली बात समझो। ये है सटीक, जो चीजें हमें इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और सबसे तेज टाइम को हम पीछे छोड़ दे रहे हैं कि नहीं छोड़ दे रहे हैं। तो कैसे पीछे छोड़ेंगे, अब इसी सब छोटी छोटी टेक्निक को सीख के हम टाइम को पीछे छोड़ेंगे। क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए और एक से अधिक मेथड से बनना चाहिए, लेकिन सबसे जल्दी वाला मेथड हमारे पास होना चाहिए। समझ में आई बात? उसके लिए आपको थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपकी स्पीड पकड़ लें आप लोग। एक बार स्पीड आप पकड़ लेंगे ना, अभी आप लोग सभी लोगों ने पढ़ाई शुरू की, एक बार आप स्पीड पकड़ लेंगे तो फिर मुझे कहना नहीं पड़ेगा, फिर आपके अंदर एक पैटर्न बन जाएगा। 21 डेज रूल होता है, अगर 21 दिन आप लगातार अपने आप को संभाल के, अपने आप पे कंट्रोल करके, अपने को एग्जाम पे फोकस करेंगे तो 22वें दिन से वो आपके हैबिट का पार्ट बनना शुरू हो जाता है। आई बात समझ में? फिर उसी टाइम आपकी नींद खुलेगी, पढ़ने का मन करेगा, तो वो चीज़ आपको देखना है। ये 21 डेज रूल है, साइंटिफिक मैंने नहीं बनाया, साइंटिफिक रूल है। तो अब देखिए 33 1/3 है, तो ये हमें क्या बताता है, ये हमारी क्या मदद करेगा? तो ये कहता है देखो नीचे क्या होता है, किसी फ्रैक्शन में आपने कहा टोटल, यहाँ पर इस प्रॉफिट एंड लॉस के केस में टोटल कौन है? तो अब देखो बड़ी मजेदार की बात है, अब यहां से एक रिलेशन डेवलप हुआ, CP भाई साहब कह रहे हैं मैं 3 हूं, और SP भाई साहब क्या कह रहे हैं, मैं कितना हूं, 4। पूछो 4 क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट कराएंगे एक का, तो 3 कहां पे चला जाएगा, 4 में चला जाएगा। तो हम CP और SP के रिलेशन को इजीली समझ गए, और अब हमसे जो पूछेगा हम बता सकते हैं। जैसे मैं ये क्वेश्चन दूंगा कि एक चीज कोई ऐसी है जिसको मैं 1200 रुपए में सेल कर रहा हूं, मेरा जो सेलिंग प्राइस है, जो मेरा SP है वह 1200 रुपए है, और ये मुझे 33 1/3% का प्रॉफिट दिला रहा है, बताइए कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी होगी? मेरा एक क्वेश्चन आपके सामने बन गया। तो मैं अब ऐसा नहीं करूंगा कि अच्छा 1200 को 133 से 1/3% से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड 100 से करेंगे, तो कैलकुलेशन में फंस गए। तब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 33 1/3% में कॉस्टिंग 3 है और सेलिंग प्राइस 4 है, आपने हमें 4 की वैल्यू बता दी और 3 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आप ऐसा लिखेंगे 1200 सेलिंग प्राइस है ना, तो जो वैल्यू जिसकी होती है उसी से डिवाइड होगी। इस बार वो चीज़ रेशियो में चल रही है, और रेशियो में इस बार हमारा जो कॉस्टिंग होगा 100% नहीं होगा बल्कि 3 होगा, और देखो 4 से कट गया, 4 3 12, 3 3 कितना हो गया, 900। तो आप आंसर तक तेजी से पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हालांकि ये मेथड भी गलत नहीं था, आप ये भी कहते कि 1200 सेलिंग प्राइस है और ये किसकी वैल्यू है, 133, 1/3% की वैल्यू है, और मल्टीप्लाइड किसको करना है, मल्टीप्लाइड किसे करना है, बताओ किसे करना है मल्टीप्लाइड, कॉस्ट प्राइस से, 100% से। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अब इसमें कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? और ये कैलकुलेशन देखिए, दोनों के अंतर को समझ लीजिए, दोनों में सेम आंसर तक पहुंचाएंगे। आई बात समझ में? तो हमें क्या करना है, स्मार्टनेस लाना है, इसके लिए हमें अलग अलग चीज़ों को ठीक से समझना है। जो चीज़ जहां पर लोगों को लगेगा कठिन है, हमें पता है कि इसका आसान तरीका अवेलेबल है। समझ में आई बात? 20% का फायदा कराए कोई दिक्कत नहीं, 10% का फायदा करे परसेंटेज में चलने दो, लेकिन कहे 16 से 2/3%, रुक जाओ तुरंत। अच्छा 1/6 होता है तो 6 कॉस्टिंग हो गई, और प्रॉफिट दिलवा रहे हैं तो आप 7 की वैल्यू बता रहे हैं, और अब लॉस करा रहे हैं तो आप 5 की वैल्यू बता रहे हैं, तो हमारा तुरंत देखने का नजरिया क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए परसेंटेज में जो आपको लिस्ट बनवाए हैं पहले टॉपिक पे, और मैंने कहा भी था कि इतनी बार आएगा तो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, और कई सारे वैल्यू आप लोगों को याद भी हो गया होगा अब तो ना, थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो और याद हो जाएगा। तो ये सब समझ में आ गया। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस को अगर परसेंटेज में क्वेश्चन लेके आएगा तो जब भी कोई वैल्यू जितने परसेंट की होगी उसे डिवाइड करो, और जो निकालना चाहते हो उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाइड कर दो, या जो भी वैल्यू जिस रेशियो के लिए आए उसे डिवाइड करो, और जिस रेशियो की वैल्यू निकालना चाहते हो उस कंटेंट में उससे मल्टीप्लाइड कर दो। करेक्ट है? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? हम बात को आगे बढ़ाएं। ये सब करने के बाद, CP SP करने के बाद हम लोग फिर चल रहे थे किस पे, किस पे चल रहे थे आप लोग बताइए? MRP पे आ गए थे। बहुत बढ़िया बेटा, इसी से पता चल रहा है कि तुम लोग कुछ भी पढ़े नहीं हो। ठीक, MRP पे आ गए थे। इसके बाद अरे धन्य है आप लोग धन्य हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गए सर, कल ही तो पढ़ाया था आपने, लीजिए हम आज भूल के दिखा देते हैं आपको। खाना खाना तो नहीं भूले होंगे, सुबह तो नाश्ता करके आए, भूल गए आज? नहीं बना होगा तो वो अलग बात है, लेकिन आपको याद तो होगा खाने के टाइम में। पढ़ने का क्यों नहीं याद रखते कि आज सर ने पढ़ाया तो मैं इसको रिवीजन करके चलो। मैं इसलिए तो वीडियो भेजता हूँ कि आते जाते तुम्हारे दिमाग में गूंजती रही, तुम्हारे कानों में चीजें गूंजती रही। पढ़ ली, अब सुनो। ठीक, अब सुनो ध्यान से। फिर देखो कल एक केस बताया था थिंग्स का, और सबसे मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम को थिंग्स देता है। थिंग्स किस लिए दे पाता है? क्योंकि हम इसके CP को डिसाइड करने में गलती कर देते हैं, बस एक ही प्रॉब्लम है। तो हमने इसमें एक चीज बताया था कि हम एक शब्द यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं पैसा वसूल। क्या बोलते हैं?
पैसा वसूल। पैसा वसूल शब्द क्या है? पैसा वसूल शब्द ये कहता है कि कि अगर आपने किसी भी चीज को जितने में खरीदा था वो आपकी लागत मूल्य हुई। वो आपको ये पूरे इस थिंग्स वाले केस में ध्यान रखना है कि उतना पैसा आपको अब कितनी वस्तुएं ला के देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जब वस्तुओं को बेच रहे होंगे तो उस बेचने के दौरान हम देखेंगे कितनी वस्तुओं ने हमारा पैसा हमें वापस लौटा दिया, तो वही हमारे से उतनी उनकी संख्या सीपी को प्रेजेंट करेगी। तो यही इसमें खोजना था, बस इसमें यही कठिन बात थी और कुछ भी बात नहीं थी। समझ में आई बात? हम कोई चीज़ खरीद के लेके आई इतनी वस्तु, अब हम बेच रहे हैं, तो बेचते समय हम देखेंगे कितनी वस्तुओं ने हमारे पैसे को लौटाया, वही वस्तु सीपी की तरह काम करेगी। और जब हम कंपेयर करेंगे नीचे, क्योंकि प्राइस तो है नहीं, तो हम उतनी वस्तुओं को रख देंगे क्योंकि उस वस्तुओं की कीमत हमें सीपी तक पहुंचाती है। आई बात समझ में? इसमें हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन किए थे, एक एक करके मैं एक मिनट में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे हमने ये कहा था कि मान लीजिए 9 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी ऑफ 9 थिंग्स, सीपी ऑफ 9 थिंग्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 10 थिंग्स। पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और दूसरा चीज़ आप बताइए कितने % का प्रॉफिट या कितने % का लॉस होगा। ये आपको करना है, आप कॉपी पेन चला सकते हैं। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया था। एक आपने इसी में रेशियो वाली बात की थी, मुझे तो इतना भी पता रहता है कि किस क्वेश्चन पर किस बच्चे ने क्या बात बोली है, और आप लोग क्या करते हैं, भूल ही जाते हैं कि अच्छा कल थिंग्स वाला पढ़ाए थे सर, पढ़ाए होंगे, ठीक है। देखो इधर सीपी ऑफ 9 थिंग्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द 10 थिंग्स। अब देखो बेटा, इसने खरीदा है 9 और बेचना पड़ा 10, तो 10 बेचना पड़ा, आप 9 ही चीज़ खरीद रहे हैं, 10 बेच रहे हैं, यानी एक तो आपके जेब से गया, पता चल गया कि लॉस है। तो मैंने पहले ही कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में कभी ये प्रॉब्लम नहीं होता है किसी बच्चे को कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉब्लम ये होता है कि हम कंपेयर किससे करें। तो देखो एक चीज़ समझो, जब भी इक्वेशन का साइन आता है ना, बराबर का चिन्ह आता है, तो जो सामने वाली वैल्यू होती है वह सामने वाली वैल्यू को बताती है, यानी सीपी का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। तो सीपी हो गया 10 का और सेलिंग प्राइस कितने का हो गया 9 का, तभी तो लॉस हो रहा है। वस्तु में और कॉस्टिंग में उल्टा संबंध होता है, समझो। अगर वस्तु ज़्यादा मिल रही है तो कॉस्ट कम है, वस्तु कम मिल रही है तो कॉस्ट ज़्यादा है, उल्टा संबंध है कि नहीं है? तो इसमें भी यहाँ पर देखना, जब भी कहीं भी इक्वेशन बना होता है, अच्छा इसको हम लोग ऐसे कहते हैं, देखो मैं ऐसे कर दूंगा 9CP इज इक्वल टू 10SP लिख सकता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं इसको इधर बुलाऊँ तो CP अपॉन SP इज इक्वल टू 10 बाई क्या हो जाएगा 9। तो CP रेशियो SP की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 10 रेशियो क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो CP कितना हुआ 10 और सेलिंग प्राइस कितना हुआ 9, आप देख लो, यहाँ से देख सकते हो, ठीक। और मैंने तो ये कहा था कि ये सब ना करके सीधा एक वर्ड हमने यहाँ पर लिखा था, ऊपर लिखा होगा 100% पैसा वसूल। पैसा वसूल वो शब्द है जो हमें ये बताता है कि कितनी वस्तुओं ने हमारे पास पैसे लाने में मदद की। तो साफ साफ पता चल रहा है कि 10 वस्तुओं को बेच के हम अपने पैसे को, जितना हमारा लागत है, जो भी लागत है, वो कौन लौटा रहा है 10 वस्तुएं। तो हमें एक का लॉस हो रहा है, कितने पे लॉस हो रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाइड करते हैं, तो 0 कट जाता है और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 10%। अच्छा यही उल्टा कर दें तो, अगर यहाँ 10 कर दें और यहाँ 9 कर दें तो बोलो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। कितने % का प्रॉफिट होगा बताइए, कितने % का प्रॉफिट होगा? तो आप कहेंगे कि सर प्रॉफिट तो हो रहा है क्योंकि बेचे हैं 9, खरीद के लाए 10, तो एक तो हमारे जेब में है, वही हमारा प्रॉफिट है। एक का प्रॉफिट कितने पे है 9 पे, परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? अब डिवाइड करिए जरा इसको, कितनी बढ़ जाएगा 11 1/9%। समझ में बात, समझ में आ रहा है कि हमने 9 नीचे क्यों लिया है? हमारा पैसा वसूल कितनी वस्तुओं ने करवा दिया 9 वस्तुओं ने, इसीलिए 9। और प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि यार खरीद के लाए थे 10, 9 बेचते ही पैसा वसूल हो गया। तो एक का फायदा कितने पे हुआ 9 पे, मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे 100 से। आ गया आंसर? यहाँ तक बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं, बोलिए। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो आगे हमने जो क्वेश्चन दिया तो उसमें हमने कहा था कि मान लीजिए हम 12 संतरे बेचते हैं और 3 संतरे का हमें फायदा हो जा रहा है। तो आप कहेंगे 12 संतरे बेचने पे 3 संतरे का फायदा हुआ, तो पैसा वसूल हमारा कितने पे हो गया होगा 9 पे हो गया होगा। इस बात का ध्यान रखना। हम एक लाइन में मेंशन है कि आपने 12 संतरे बेचा और 3 संतरे के विक्रय मूल्य का आपको फायदा हुआ, तो 12 बेचने से 3 का फायदा हुआ, तो फायदा तो साफ साफ दिख गया है 3 का फायदा है, लेकिन वह 12 पे नहीं हो रहा है,
क्योंकि जो कॉस्टिंग, जो पैसा वसूल हो गया वो 9 चीजों पे, तभी तो मैं 3 चीजें फायदे में मिली। तो हम क्या करेंगे, 3/9 मतलब 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा 33 सही, 1/3% का फायदा। ये सारा क्वेश्चन आपको लिखवा चुके हैं, बस एक बार रिमाइंडर आपको कर दें, पूरी चीजों को आपको दोबारा समझा रहे हैं। अब यहीं पे हम कह दें कि ठीक है, उल्टा कर दें, हम कहते हैं कि 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। फिर समझो इस बात को, 20 पेंसिल बेचने पर 5 पेंसिल के मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि तो पता चल गया 5 का होगा, बस 100 से मल्टीप्लाइड करना ये भी पता है, नीचे क्या रखें। तो पैसा वसूल 20 बेचने पे 5 की हानि में चल रहे हैं, यानी 20 का पैसा आया तो अभी नुकसान में चल रहे हैं, और कितने की हानि है 5 की। अगर कोई हमें 5 का पैसा ला के दे दे तो हम खुश हो जाएंगे, यानी हम कितने पे हमारा पैसा वसूल हुआ 25 पे। तो ये वेरिएशन जरूर आप ध्यान रखना। पैसा वसूल वस्तुओं के केस में एक शब्द याद है, पैसा वसूल, कितनी वस्तुओं ने हमारे, उतनी वस्तुओं को हम सीपी के रूप में कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ केस रुपए का नहीं, यहाँ केस वस्तु में फायदा या लॉस हो रहा है कि नहीं। आप मान लो 4 चीज खरीद के लाए और 3 बेचने के बाद आपका पैसा आ गया, तो आपके पास एक वस्तु फायदे के रूप में बची कि नहीं बची, तो हम परसेंटेज भी अपना वस्तु से निकाल लेंगे, फिर 1/, कर देंगे। 4 लाए थे 3 बेचते तो 1/3, 33 1/3% का हो जाएगा। 20 बेचने के बाद अगर 5 की हानि है तो 5 की हानि की जगह में 5 रहेगी, लेकिन नीचे क्या लिखा जाएगा 25, और मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे। इसके बाद एक केस और बताया था जिसमें वो बेईमान दुकानदार वाला बताया था, हमने कहा अगर कम तोलेगा 1 किलोग्राम की जगह पे अगर मान लो वो 800 ग्राम तोल रहा है, तो आपने कहा 200 ग्राम खा गया। कितने पे खाया 800 ग्राम पे, क्योंकि 800 ग्राम से उसने उतनी, अगर हम सीपी पे बेच रहे हैं, कॉस्टिंग में बेच रहे हैं, तो कॉस्टिंग में बेच रहे हो भाई, तो तुमने 200 ग्राम खाए हैं और 800 ग्राम से जो पैसा मिला वह पैसा तुमने सीपी के बराबर लिया है। तो हम नीचे सीपी लिखना चाहते थे, मतलब हम नीचे 800 रखेंगे, तो 200/800 1/4, 1/4 का मतलब कितना परसेंट होता है 25%। तो बिना पेन के आप लोग बता सकते हैं कि नहीं। इसमें एक केस और बताया था, हमने कहा अगर 20% कम तोले और 20% ज्यादा उस पर बेचे तो आपने कहा सर 1000 ग्राम की जगह पे 1200 ग्राम का पैसा मांग रहा है, लेकिन चीज कितनी दे रहा है 800 ग्राम, तो 800 ग्राम जो है दे रहा है और पैसा मांग रहा है 1200 का, तो 400 ग्राम तो खा गया बीच में, तो यही 400 ग्राम उसका प्रॉफिट हुआ कितने पे 800 ग्राम पे, और मल्टीप्लाइड हमने क्या किया था 100 किया था, और इस तरह से हमने निकाला था कि इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 50% के फायदे में चल रहा है। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने बताया था ना, जो आवारा वेंडर होते हैं सब ऐसे ही करते हैं, उन्हें पता है इस गली में फिर अब 10 दिन बाद आएंगे, 10 दिन बाद तो पूरा सिनेरियो बदल जाता है, टाइम बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, काल बदल जाएगा, वक्त बदल जाएगा, समझे। हर चीज प्रकृति में हर चीज में बदलाव हो रहा है, हर सेकेंड में बदलाव हो रहा है। तुमको क्या लग रहा है बैठे बैठे, अब तुम जो 1 घंटा पहले वाले जैसे व्यक्ति वो अब नहीं रहे, इस 1 घंटे में जो तुमने सीखा अब तुम फिर से बदल गए। तो जैसे जैसे तुम्हारे पास नॉलेज का इनहेंस होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी पूरी बात बदलती चल जाएगी, फिर तुम्हें लगेगा अरे मैं ऐसा था, एकदम से बदलाव आ जाएगा अपने अंदर, समझ में आए। तो इसीलिए नॉलेज जो है वही तुम्हारे अंदर परिवर्तन लाती है। कोई व्यक्ति नॉलेज के दम पे ही आगे बढ़ता है, और आपकी पढ़ाई के लिए तो नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपको पूरे साल नॉलेज के साथ जीना है, नॉलेज के साथ मरना है। आई बात समझ में। तो यहाँ तक की बातें हमने कर ली थी, इसके बाद हम एमआरपी में घुस गए थे, करेक्ट ना। इतनी बातें हुई थी ना पिछली क्लासेज में, सारी बातें रिवाइज करवा दिए। तो अब हम लोग अब इसके आगे की बात करने वाले हैं।